नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान विषय में प्रथम पेपर के अंतर्गत हम पिछले व्याख्यान में जो जीएस मिल के लेखन कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में जो विचार प्रकट किए, उनकी क्या विचारधारा थी, उस ही क्रम में आज हम जीएस मिल द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम में जो जुड़ा हुआ है कि प्रतिनिधि शासन के बारे में क्या विचार हैं, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो बात है, प्रजातंत्र के संबंध में क्या विचार हैं, और उनसे संबंधित जो प्रतिनिधि शासन की बात है, स्वतंत्रता की बात है, इस सब को हम मिलकर के एक समेकित दृष्टि से देखते हैं। तो जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम देखते हैं कि एक समेकित रूप से एक प्रश्न किस तरह से इसमें बनता है, उसका जो उत्तर के रूप में हमें या उसके जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखते हुए बेपर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थॉट में मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी कहा है। उसके कहने का आशय है कि मिल एक ओर तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, उसे एक अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं, लेकिन साथ में वह प्रजातंत्री व्यवस्था के दोषों के कारण असंतुष्ट हैं। मिल इन दोषों को दूर करने के लिए एक आदर्श प्रजातंत्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं। नीचे हम मिल द्वारा चित्रित प्रजातंत्र संबंधी विचारों को 3 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में मिल द्वारा बताई गई प्रजातंत्र की अच्छाइयाँ, उनका वर्णन, जिनके द्वारा उसे प्रजातंत्रवादी कहा गया है। दूसरे भाग में प्रजातंत्र की बुराइयों की बात करेंगे। तीसरे भाग में आदर्श प्रजातंत्र की रूपरेखा का वर्णन किया जाएगा। प्रजातंत्र की अच्छाइयों में हम देखते हैं जो सबसे पहले गुण की दृष्टि से पहला बिंदु है जनता के हितों की रक्षा। मिल कहते हैं कि प्रजातंत्रीय शासन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जनता की भलाई होती है और उनके हितों की रक्षा को स्थान मिलता है। प्रजातंत्र के अभाव में शासक केवल अपने हितों की रक्षा करते हैं। मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी होने के कारण दूसरों के हितों की रक्षा नहीं करता, इसलिए वह एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें मनुष्य अपने हितों का संरक्षण कर सके। तो ये सरकार का इसमें दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह व्यक्ति के जीवन से संबंधित सुरक्षा, संरक्षण, उसके हितों की रक्षार्थ एक ऐसा प्रावधान हो। फिर दूसरा है स्वतंत्रता बल साधन, या मिल ने प्रजातंत्र में एक अच्छा ही है बताई है कि यह एक शासन व्यवस्था में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के साधन के रूप में या बल के रूप में स्वतंत्रता से मनुष्य आत्मविश्वास पैदा कर सकता है, जिससे खुशहाल जीवन बनने की पूरी स्थिति बनी रहती है। तीसरा है नागरिकता की शिक्षा। मिल ने प्रजातंत्र का एक लाभ यह बताया है कि इसमें व्यक्ति को नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। प्रजातंत्र में मनुष्य एक अच्छा नागरिक बन सकता है, उसमें उत्तरदायित्व और सद्गुणी बनने की भावना उत्पन्न होती है। मिल कहते हैं कि स्वयं शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा है, इसलिए ऐसी सरकार जो स्वयं व्यक्तियों द्वारा चलाई जाए वह सबसे अच्छी सरकार मानी गई है। फिर है मताधिकार के बिंदु में मिल कहते हैं कि प्रजातंत्री सरकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को मताधिकार प्राप्त होता है। फलस्वरूप दोनों बराबर के हिस्सेदार बनते हैं। इसके फलस्वरूप समाज में खुशहाली आना पूरी तरह से निश्चित है। फिर हम देखते हैं प्रजातंत्र की जो कमियां हैं, अनेक कमियों के साथ इनको दर्शित किया है। शासकों द्वारा अपने हितों की पूर्ति। मिल के अनुसार प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि प्रजातंत्र में शासकगण अपने हित के वर्ग के लिए, लाभ के लिए उसको अपने पक्ष में करते हैं और अपने हितों को पूर्ण करने में लग जाते हैं। फिर है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। मिल के अनुसार प्रजातंत्र का एक दोष यह भी है कि प्रजातंत्र में बहुसंख्यक शासन करते हैं, इसलिए बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर शासन किया जाता है एवं उस शासन के अंतर्गत ही अत्याचार की भावना को पैदा किया जाता है। और वास्तविक समस्या यह रहती है कि अल्पसंख्यकों के हितों को उपेक्षित किया जाता है।
फिर है दलीय व्यवस्था से उत्पन्न दोष। मिल के अनुसार प्रजातंत्र में एक दोष यह भी है कि दलीय व्यवस्था मनुष्यों की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। जनता के प्रतिनिधि दल के अंतर्गत ही अपने विचारों को रख पाते हैं, जबकि दल कोई निर्णय ले लेता है तो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी उसको मानना पड़ता है। इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। फिर है मतदाताओं की उदासीनता। प्रजातंत्र मतदाता होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं। वह यह सोचता है कि हमारा काम तो केवल वोट देना ही है, शासन चलाना तो प्रतिनिधियों का काम है। अतः प्रतिनिधि मनमानी करते हैं और धन को इकट्ठा करके और अपने स्वयं की सिद्धि करने में लग जाते हैं। संसद का बहुमत जनता का सही प्रतिनिधित्व। मिल ने बताया है कि प्रजातंत्र का एक दोष यह भी है जिसमें संसद में बहुमत प्राप्त दल वास्तव में जनता के बहुमत प्राप्त नहीं होते हैं। अतः ऐसे लोग शासन चलाते हैं जिन्हें अच्छे से आधे से कम लोगों का ही समर्थन प्राप्त होता है। यानी बहुमत के शासन के रहते हुए भी कुछ के द्वारा संचालित या कुछ के द्वारा उनको समर्थन प्राप्त होता है। फिर देखते हैं आदर्श प्रजातंत्र की जो रूपरेखा है या उसका ड्राफ्ट है किस तरह का होगा। मिल के अनुसार इसमें देखते हैं हम निम्नलिखित उपाय बताए हैं कि बहुल मतदान के माध्यम से। मिल की मानता है कि मूर्ख गृहिणी और अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा गुणी ज्ञानवान व्यक्ति अपने मताधिकार का अच्छी तरह प्रयोग कर सकता है। इसलिए योग्य और धनवान व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह अंतर 1 से 5 मतों का हो सकता है। मतदाताओं की योग्यता। मिल की मान्यता है कि मतदाता के लिए शिक्षा की योग्यताओं के साथ साथ संपत्ति की योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि संपत्तिवान मतदाता संपत्तिहीन मतदाताओं में अधिक उत्तरदायित्व ढंग से अपने मत का प्रयोग करेंगे। फिर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मिल की मानता है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक वर्ग को उनकी संस्था के अनुपात में या उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि का जो रूप है प्रतिनिधित्व का वह प्राप्त हो सके। महिला मताधिकार के मामले में बताते हैं कि पुरुषों से अनेक बातों में श्रेष्ठ हैं महिलाएं हैं। श्रीमती टेलर के घनिष्ठ संबंध जो उन पर प्रभाव डाल सके उसके माध्यम से उन्होंने महिला मताधिकारों की बात को अच्छी तरह से अपने ज्ञान में लेके और उसे राजनीतिक अधिकार देने की प्राप्ति की व्याख्या की। प्रकट मतदान के अंतर्गत उन्होंने गुप्त मतदान के स्थान पर सुझाव दिया कि और कहा मतदाता प्रलोभनों में फंसकर सही प्रतिनिधियों को मतदान नहीं कर पाते, इसलिए धोखेबाजों को रोकने के लिए मतदाताओं को मतदान अधिकारियों के सामने मतदान करना चाहिए। प्रकट मतदान की ये व्याख्या करते हैं। द्विसदनीय संसद की उपयोगिता को भी इसमें सम्मिलित किया है। शक्ति पृथक्करण की बात को भी इन्होंने किया है कि तीनों जो अंग होते हैं उनमें परस्पर शक्तियों का एक संतुलित इस तरह का पृथक्करण होना चाहिए कि परस्पर भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें एवं अपने अपने कार्यों को सही तरीके से क्रियान्वित करें। उदारवादी समाज के अंतर्गत आदर्श प्रजातंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब वह समाज उदारवादी हो। इस तरह से उन्होंने अपने विचारों में जो हम देखते हैं कि आदर्शवाद के अंतर्गत जो उनके विचार हैं वे आदर्श प्रजातंत्र की रूपरेखा में अनेक बातें उचित प्रतीत नहीं होती, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए प्रकट चुनाव के कारण हिंसा, गुंडागिरी और धमकी का अत्यधिक प्रयोग होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि होगी। आलोचकों का यह भी कहना है कि उसने समानता के अधिक अधिकार को अपने प्रजातंत्र में स्थान नहीं दिया, जबकि समानता प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। संसद के सदस्यों को
वेतन न देने से भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा। फिर भी उसके विचारों में महिला मताधिकार, द्विसदनीय संसद, शक्ति पृथक्करण और सामंजस्य तथा उदारवादी समाज आदि की व्यवस्था प्रशंसनीय मानी जाती है। तो हम अगले व्याख्यान में उनके द्वारा प्रतिपादित अन्य बिंदु को लेंगे। धन्यवाद।